हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन जीनियस एकेडमी अलवर पर फाइनल लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेके आए हैं और इसमें आज अपन बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। हमारा कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो लेक्चर में, स्पिन क्वांटम नंबर तक मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आज अपन बात करने वाले हैं कुछ लॉज के बारे में, ठीक है, जो क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड होते हैं। इन लॉज को पढ़ने के बाद क्या होगा, इन लॉज को पढ़ने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल पता चल जाएगा एग्जैक्टली, और इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का ऑर्डर पता लग जाएगा। 9th और 10th में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के ऑर्डर में रखते हुए चलते चले जाते हैं, ठीक है ना। और एटम के एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको किस तरह अरेंज करना होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स को, उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना किसी एटम के अंदर, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो ये अपन किस तरह से करते हैं वो सब सीखेंगे इन लॉज के बाद, ठीक है। इन लॉज को समझते वो सारी चीज़ें कहानी क्लियर होगी धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ आ रहा है हमारा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ आ रहा है हमारा, इसे अपन बोलते हैं पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या लॉ, पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, ये इस बात को बताता है कि एक एटम के अंदर अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सभी एटम ऐसे हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में सिर्फ एक है। एक एटम के अंदर अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उस एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की, तो उस एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, चौथी जरूर अलग होगी, ठीक है। यहां पर ये जो एक्सक्लूजन है इसका मतलब होता है अलग होना, डिफरेंट। एक जरूर अलग होगी, एक ये प्रिंसिपल है जो पाउली ने दिया था कि एक अलग होगी, डिफरेंट होगी। 4 में से एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर जरूर अलग होगी, 3 सेम हो सकती। क्लियर है। ऐसा नहीं है ऐसा सभी केसों में होता, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 अलग होती हैं 2 सेम होती है, किसी में 3 अलग होती है 1 सेम होती है, किसी में चारों भी अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है चारों क्वांटम नंबर भी अलग हो सकती है, दो इलेक्ट्रॉन, पर मैक्सिमम एक तो अलग होगी ही होगी। तो पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हम कह सकते हैं इन एन एटम इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, या अपन ऐसे कह सकते हैं इन एन एटम 4 क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम। 4 क्वांटम नंबर्स are not same for any 2 electron। किसी एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स may be same, may be same, but 4th quantum number should be different, should be अलग होनी ही चाहिए, should be different। this is called Pauli's exclusion principle। दिस इज कॉल्ड पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर हो कुछ। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती, मैक्सिमम 3 सेम हो सकती है, चौथी जरूर अलग होगी। 4th क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, मतलब हीलियम के एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, कार्बन।
इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जरा बनाते हैं 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2, ये पहला और ये दूसरा। अब चारों क्वांटम नंबर लिखते हैं। देखो मैं ऐसे करता हूँ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? इस तरीके, ये ऊपर वाला फर्स्ट मान लिया मैंने और नीचे वाला सेकंड। ठीक है, अब जरा चेक करो, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी होगी? 1s2, तो ये 1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दोनों इलेक्ट्रॉन का शेल सेम है, पहला n की वैल्यू होगी 1। l एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल कौन से हैं? इसका भी s सब शेल है, इस वाले का भी, इस वाले का भी। ठीक है, तो 0 होगी वैल्यू दोनों की। फिर आती है मैग्नेटिक। ध्यान है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को बताती है, और ओरिएंटेशन कितने होते हैं? -l से लेके +l तक। ठीक है, तो l की वैल्यू 0 रखेंगे तो ओरिएंटेशन बनेगा 0, तो यहाँ भी क्या बनेगा? 0, क्योंकि सेम है। ऑर्बिटल भी सेम है, s सब शेल का s ऑर्बिटल 3 सेम होगी, ये तीनों क्वांटम नंबर सेम है। अब पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? 3 तो सेम हो गई, 3 तो सेम हो गई, बट चौथी जरूर अलग हो जाए। चौथी क्वांटम नंबर कौन सी है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन कैसा? अपवर्ड, स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होगी? +1/2। ये इलेक्ट्रॉन कैसा? डाउनवर्ड, स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होगी? -1/2। तो ये वाली क्वांटम नंबर क्या है? अलग है, डिफरेंट। समझ में आया रूल? हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर सेम है, चौथी अलग है। फॉर हीलियम एटम these 2 electrons have 3 quantum numbers same but 4th is different. It is called Pauli's exclusion principle. क्लियर हुआ? नोट कर लो इसको। अब अपन बात करते हैं कार्बन एटम की। कार्बन एटम की बात कर लो। कार्बन एटम के पास 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p, p में कितने होते हैं? बॉक्सेस 3, तो 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर है? अच्छा, तो अब अपन बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पहला है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा है, ऐसा मान लेते हैं। ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ये पांचवा है और ये छठा है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब n की वैल्यू लिखो सबकी। पहला इलेक्ट्रॉन 1s, तो n की वैल्यू 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पहले शेल में, n की वैल्यू 1। तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, n की वैल्यू 2। समझ में आ रही है ना? ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया दूसरे शेल में, n की वैल्यू 2। चौथा भी दूसरे शेल में है, तो n की वैल्यू 2। पांचवा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे शेल में, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। ठीक, l की वैल्यू देखो, s सब शेल है 0 0, इसका भी s सब शेल है 0 0, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन p सब शेल में, तो क्या हो जाएगी? 1। अब m की वैल्यू सेट करो। ठीक है, सपोज करो ये वाला ऑर्बिटल px है, ये वाला ऑर्बिटल pz है, ये py है, ऐसे सपोज करो। तो px के लिए क्या होती है? +1, pz के लिए 0। px के लिए ±1 हो सकती है, लेकिन अभी +1 ले लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या होगी? यहाँ तो 0 होगी, l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू भी 0 ही आती है। समझ में आ रही क्या? लेकिन यहाँ क्या है? 1 है l की वैल्यू, तो m की कितनी वैल्यूज बनती है? 3, +1 से -1 या -1 से +1। px के लिए क्या बताया था? +-1 वैल्यू बनती है, अभी +1 मान लेते हैं, तो इसकी pz की कितनी हो जाएगी? 0। और स्पिन देख लो, लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? तो ये ऊपर की तरफ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगी? अप, यानी +हाफ। नीचे वाली है -हाफ। ओके, ये देखो ऊपर है +हाफ, नीचे है -हाफ, ये वाला ऊपर है +हाफ, ये वाला भी ऊपर है +हाफ। अब जरा चेक कर लो, मैं सेट बना देता हूँ, जरा चेक करो। किसी भी सेट को कंपेयर करो। 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन एटम के, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, इनके चारों क्वांटम नंबर चेक करो। 1 0 0, ये बच्चे चेंज होगी लास्ट वाली, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये वाली चेक करो इन दोनों के लिए। देखो ये पहली चेंज होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है, इसकी 1 है, इसकी 2 है।
ये सेम है, ये सेम है, ये भी अलग होगी, दो क्वांटम नंबर्स अलग है। देखो ये वाली अलग है, एन की वैल्यू अलग है और एस की वैल्यू अलग है, दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन। तीसरे चौथे की चेक करो, किसी की भी मतलब किन्हीं भी दो की चेक कर लो, 6 में से किन्हीं भी दो की, एक जरूर अलग होगी। अब वैसे तो छठे की पहले की देखें तो देखो एन भी अलग है, एल भी अलग है, एन और एल अलग है, दो अलग है। ठीक है, इस तरह से 3 भी अलग हो सकती थी, 4 भी हो सकती है, ऐसे भी केस आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन चारों क्वांटम नंबर लिख सकते हैं और एन एल एम एस की वैल्यूज के हिसाब से ये रूल समझा सकते हैं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं ना। चलो, तो ये हो गया पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए तो क्या होगा? हम पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऑपोजिट चलते हैं। चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए, जैसे मान लो इस सिस्टम में वैसे ही समझ लो, इस सिस्टम में ये वाली क्वांटम नंबर भी प्लस हाफ हो जाए, ये भी प्लस हाफ, तो चारों सेम हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखना पड़ेगा? अपवर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी प्लस हाफ लिख सकते हैं, अपवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, जिससे क्या है, ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल ब्रेक हो जाएगा। ऑर्बिटल में रिपल्सन बढ़ने की वजह से ब्रेक हो जाएगा। ऑर्बिटल किस में है? सब शेल में, ये भी ब्रेक हो जाएगा। सब शेल किस में है? मतलब इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। शेल में है, शेल ब्रेक हो जाएगा। शेल किस में है? एटम में है, एग्जिस्टेंस खत्म। एटम किस में है? मॉलिक्यूल में है, और मॉलिक्यूल एक तरह से क्या है? कंपाउंड है। और कंपाउंड क्या है? लिविंग नॉन लिविंग है, मतलब पूरी पूरी ये वर्ल्ड जो है सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें कंपाउंड है, मॉलिक्यूल, एटम, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन दोनों की सेम नहीं हो सकती, होगी तो रिपल्सन बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के बीच में वैसे ही रिपल्सन होता है। अब तुमने स्पिन भी सेम कर रही, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है कहानी? तो ऐसे में क्या होगा? सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी पूरे मैटर की। तो इसीलिए पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसी भी सिस्टम को स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम हो जाता है जब इसकी स्पिन ऐसे होगी, और तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है। क्लियर हुआ? ये है पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हालांकि पूछेंगे नहीं कि क्या होगा ऐसा, बट मैं तुम्हें आइडिया लगाने के लिए बता रहा हूँ कि चारों क्वांटम नंबर सेम इसलिए नहीं होती। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रूल। मतलब अगर किसी ऑर्बिटल में, ध्यान देना, अगर किसी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और आपसे पूछे कौन से रूल का अपन वायोलेशन कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायोलेशन है। इससे क्या हो रहा है? एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? ये क्या है? वायोलेशन। वायोलेशन समझ रहे हैं ना, कि पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल फॉलो नहीं हो रहा, वायोलेशन ऑफ पाउली रूल, पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान रखो, तो नोट कर लो, नोट डाल के, क्योंकि ऐसे केस में चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट रूल है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो बहुत ही सिंपल रूल है वैसे तो होने को। ये रूल ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल किसी सब शेल में, तो उनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है कि पहले सबको एक एक मिल जाए, उसके बाद पेयरिंग करनी। सीधा सा रूल। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे, देखो ये वाला रूल एस सब शेल पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एस सब शेल में एक प्रॉब्लम है, एस सब शेल में सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल है, तो इसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, एक सीधा एक उल्टा, पेयरिंग ऐसे हो जाएगी। ठीक है, पी सब शेल में एक्चुअली में कितने हैं? पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। समझ रहे हो? तो इस सब शेल में 3 एनर्जी लेवल हैं एक जैसे,
जिनकी एनर्जी सेम है। इसमें 5 एनर्जी लेवल है, मतलब 5 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है। इसमें एक ही है। तो हुंड रूल तब लगेगा जब एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल हो, पहली चीज़। तो यानी इस पर अप्लाई नहीं होता हुंड रूल। हुंड रूल अप्लाई इस पर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल अगर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरना है, एक एक करके, सबको एक एक करके देना है। तीनों को एक एक मिल गया, उसके बाद फिर पेयरिंग करनी है, ठीक है। ऐसे भरना है, तीनों को एक एक करके भरना है, 4 5 6, फिर पेयरिंग करनी है 7 8 9 10। ऐसे ही यहाँ है, एक एक करके दे दो सब, फिर पेयरिंग कर। क्लियर हो? ये है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलो अब बात करते हैं हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये सही है या गलत। इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो 3 इलेक्ट्रॉन थे तो तरीका क्या था, आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, इसको एक, इसको एक और इसको एक। आपने क्या किया, तीनों को एक एक दिए बिना ही इसको 2 दे दिए, मतलब पेयरिंग कर दी। इट इज नॉट पॉसिबल। हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्लियर है? ये भी गलत है। नहीं गलत है, सही है, चेक करो। सही है, तो आपने सबको एक एक दे दी, उसके बाद पेयरिंग की, दैट मीन्स इट इज राइट। ठीक। गलत है, सही है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयरिंग स्टार्ट कर दी, दैट मीन्स रॉन्ग। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, when we distribute electrons in same energy levels, they distribute electron in subshell which have more than one energy level। अपन कह सकते हैं मोर देन वन सेम एनर्जी लेवल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन सबशेल विच हैव मोर देन वन सेम एनर्जी लेवल। भाई इसके अंदर 3 एनर्जी लेवल है, इसके अंदर 5 है, इसमें 7 है, एस पर अप्लाई नहीं होगा, एक ही है इसमें, वन सेम एनर्जी लेवल। देन इलेक्ट्रॉन नॉट पेयर्ड टिल, कब तक नहीं होगा, टिल ऑल ऑर्बिटल्स present one electron, a single electron, present single electron। जब तक सभी इलेक्ट्रॉन में सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, उससे पहले आप इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते। करते हो तो ये रूल गलत हो जाए। ठीक, इससे क्या होता है, सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। पहले एक उसमें अगर आपने यहाँ पहले ही देखो, यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन पहले ही डाल दिया, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर इस ऑर्बिटल की एनर्जी अलग हो जाएगी, इनकी अलग हो जाएगी, इन दोनों की अलग हो जाएगी, इनमें इलेक्ट्रॉन है, इसकी अलग हो जाएगी, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। एक ही एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल अब अलग अलग एनर्जी लेवल पर चले गए। ठीक, इसीलिए ये इस रूल को बनाया गया है। ये सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं हुंड रूल नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, और यहाँ लिख सकते हैं वर्किंग।
इस पर अप्लाई नहीं होता, ये अपन को पता ही है, एस सब शेल पर अप्लाई नहीं होता। और यहाँ लिखेंगे वर्किंग, इन सब पर वर्किंग सही तरीके से इस तरह से भरना है, अपन ऐसे लिख सकते, ये सही तरीका हो गया एकदम, ठीक है। सही हो गया, देखो सबको एक एक दे दिया, क्लियर है, सबको एक एक दे दिया, उसके बाद पेयरिंग है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से यहाँ गड़बड़ है, खाली ऑर्बिटल दिख जाए और पेयरिंग है तो मतलब गलत। क्लियर है एकदम, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कौन से रूल की, थर्ड रूल की, और वो है हमारा N+L रूल या ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अभी तक तो एकदम क्लियर है। चलो देखो, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एक्चुअली में N+L रूल को कहा जाता है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल N+L रूल को कहा जाता है। N+L रूल या इसे एक नाम से और जानते हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है जरा समझ में, ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, फिर शेल के अंदर सब शेल में, फिर ऑर्बिटल में, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में जाता है जिसके लिए N+L की वैल्यू लोअर होती है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है इस रूल को पढ़ने से पहले, N+L वैल्यू लोअर देन एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल ऑल्सो लोअर। अगर N+L की वैल्यू किसी एनर्जी लेवल के लिए, अगर N+L की वैल्यू किसी एनर्जी लेवल के लिए लोअर है, ठीक है, N+L की वैल्यू लोअर है, ठीक है ना, किसी एनर्जी लेवल के लिए, तो एनर्जी भी लोअर होगी। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई फर्स्ट इन लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। क्यों भाई, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में क्यों भरा जाता है? बिकॉज इट्स गेन स्टेबिलिटी इन लोअर एनर्जी लेवल। अरे नन्हे नन्नू मासूम से इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी तभी तो मिलेगी जब वो उस एनर्जी लेवल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी पहले से ही कम हो, तो वहां जाके इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम हो जाएगी, एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। अगर आपने ऐसे में डाल दिया स्टार्टिंग में, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे एनर्जी लेवल में डाल दिया जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, तो वहाँ वो स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए लोअर एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन इस दुनिया का ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्स का जो सबसे पहले बना था, और उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा गया था 1s1 में, क्योंकि वहाँ उसको स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिली थी। फिर हीलियम में एक और आ गया 1s2, उसके बाद जब भर गया पहला शेल तो फिर लिथियम दूसरा शेल, भर जाने के बाद फिर अगले शेल में आएंगे। ठीक है, तो समझ में आया कुछ? क्लियर है। यानी अपन को ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ N+L लोअर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, N+L की वैल्यू लोअर है तो इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाए, ऑक्यूपाइज फर्स्ट, पहले जाएगा मतलब। ठीक है, एक चीज और, कभी कभी क्या होगा, एक से ज्यादा एनर्जी लेवल ऐसे होंगे जिनके लिए N+L की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो उस केस में क्या करना, इफ N+L वैल्यू इज सेम फॉर मोर देन 1 एनर्जी लेवल, देन इस केस में क्या करना है, अगर N+L की वैल्यू सेम आती है एक से ज्यादा एनर्जी लेवल के लिए, देन
इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज इन दैट एनर्जी लेवल, इन दैट एनर्जी लेवल which have lower value of n या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ऐसा कोई केस आए कि n प्लस एल की वैल्यू एक से ज्यादा एनर्जी लेवल के लिए अलग नहीं सेम हो, तो फिर अब क्या करेंगे, ऐसे में किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर n प्लस एल की वैल्यू अलग है, एक में कम है एक में ज़्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाए जिसके लिए कम है। अगर सेम होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम है। यानी पहले n प्लस एल की वैल्यू चेक करो, अगर वो अलग आती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को भर दो। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो फिर n की वैल्यू कम होनी चाहिए, उसे उसमें भरना। डायरेक्ट n की वैल्यू नहीं देखते, पहले n प्लस एल की वैल्यू चेक करो। एग्जाम्पल से क्लियर हो, जैसे मैं एग्जाम्पल दे 1s 2s 2p 3s, पहले 1s 2s 2p ये ले लेते हैं, 3 एग्जाम। एनर्जी लेवल क्या होता है, शेल और सब शेल से मिलकर बनता है। भाई ये शेल है, ये सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर है ना वही एनर्जी लेवल है एटम। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, शेल में, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल में, तो वो एनर्जी लेवल बन गया। तो 1s क्या चीज़ है, वो एड्रेस ही तो है। तो 1s एनर्जी लेवल, 2s एनर्जी लेवल, 2p एनर्जी लेवल। 9th-10th में हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाया जाता था 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन में कितने एनर्जी लेवल है, 3 एनर्जी लेवल, 1s2 2s2 2p2। 1s एनर्जी लेवल है, 2s एनर्जी लेवल है, 2p। तो पहले 1s में जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है। तो ये कैसे सेट हुआ, ये एक रूल से सेट हुआ है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से सेट हुआ है, n प्लस एल रूल से सेट हुआ है। अब जरा मैं सेट करके दिखाता हूँ। n और l की वैल्यू आपको देना आती है, ठीक है। n की वैल्यू दे दो सबसे पहले, n की वैल्यू 1 2 2। n की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसी एनर्जी लेवल में आगे लिखा हुआ रहता है, 1 2। l की वैल्यू क्या होती है, हर एक सब शेल की अलग होती है। s सब शेल के लिए कितनी होती है, 0। यहाँ भी s सब शेल है 0, p सब शेल के लिए होती है 1। अब n प्लस एल की वैल्यू चेक करो, जोड़ो वैल्यू उसको। तो देखो s होने से n प्लस एल की वैल्यू वही आती है जो n की वैल्यू आती है, क्योंकि ये तो 0 है। तो n प्लस एल की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ 2 आएगी, और यहाँ 2 और 1 3 हो जाए। अब चेक करो सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है, ये तो लोएस्ट है, लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट एनर्जी होगी। यहाँ इस एनर्जी लेवल की एनर्जी लोएस्ट होगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाए, फिर उसके बाद इसमें जाएगा 2, फिर सबसे ज़्यादा ये है, यानी हाईएस्ट वैल्यू। n प्लस एल की हाईएस्ट वैल्यू है, गिवन 3 एनर्जी लेवल में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, तो इसकी एनर्जी भी हाईएस्ट हो, हाईएस्ट एनर्जी, तो इसमें लास्ट में जाए, ठीक है। तो एनर्जी ऑर्डर लिख देता हूँ और मैं फिलिंग ऑर्डर लिख देता हूँ। पहले एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर क्या है बताओ, 1s की सबसे कम है, उससे ज़्यादा 2s की है, उससे ज़्यादा 2p। क्लियर है, इधर बढ़ रही है एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, सबसे पहले 1s में भरना है, 1s में भर जाए उसके बाद 2s में भरना है, 2s भर जाए जब उसके बाद 2p में भरना। भरना कैसे है, पहले किस में भरना है बाद में किस में भरना है, ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बता रहा है। भरना कैसे है वो हुंड्स बताता है कि सब पहले एक एक करके भरो, उसके बाद पेयरिंग करो। समझ में आ रही कहानी। और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताना है, एक ही डब्बे में 2 मत भरो एक जैसी स्पिन वाले। पाउली बताता है एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन के मत भरो, ये पाउली बताता है। एक से ज़्यादा डब्बे हैं एनर्जी लेवल तो उनमें कैसे भरना है, ये हुंड बताता है। सब पहले एक एक भरो फिर पेयरिंग करो, जिससे सिस्टम को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली। और एक के बाद एक किस तरह भरना है, किस एनर्जी लेवल में पहले भरना है, किस एनर्जी लेवल में बाद में भरना है, ये बता रहा है हमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इस तरह तीनों रूल मिला करके हम फाइनली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। तो नोट कर लो ये। चलो बहुत बढ़िया ना। तो n प्लस एल रूल भी क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं वो कंडीशन बताता हूँ जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आएगी। अभी देखो n प्लस एल की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब ऐसे केस लेते हैं जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो उस केस में फिर अपन को n की वैल्यू चेक कर, n की वैल्यू चेक।
चलो देखो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। टू पी 3s बताओ, n की वैल्यू 2 3, l की वैल्यू 1 0, ठीक है। तो n प्लस l की वैल्यू चेक करो, 2 और 1 3 3, बताओ सेम होगी, सेम होगी, क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? n प्लस l के अकॉर्डिंग तो ये था ना कि जिसके लिए कम थी उसमें जाना, तब सेम ही आ गई। तो अब क्या करेंगे? लोअर n वैल्यू। अब देखो लोअर n वैल्यू, अब लोअर n वैल्यू किसकी है? 2p की कितनी है n वैल्यू? 2, 3s की 3, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 2p में जाएगा, उसके बाद 3s। और एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज फर्स्ट इन 2p, ऑक्यूपाइज फर्स्ट, पहले इसमें जाए और लेटर ऑन इसमें जाए। क्लियर है? चलो एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, 3d और 4s, पहले किस में जाएगा? 3d और 4s पहले किस में जाएगा? चेक कर लो वही। n की वैल्यू कितनी है? 3, n की वैल्यू कितनी है? 4, l की वैल्यू कितनी है? 2, l की वैल्यू कितनी है? 0। तो n प्लस l की वैल्यू कितनी है? 5 या 4, बताओ। n प्लस l की वैल्यू अलग अलग है, तो n प्लस l रूल से सेट हो जाएगा। n प्लस l की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कम आ रही है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाए। इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 3 पहले आता है बट फिर भी 4s में जा रहा है, इसलिए कभी n डायरेक्ट मत देखना। अगर हम इसमें n प्लस l को इग्नोर करके सीधा n रूल के अकॉर्डिंग लगा दें, n रूल लगा दें, मतलब n रूल मतलब पहले n की वैल्यू देख ले, इसके लिए 3, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन सीधा इसमें डाल, गलत हो जाएगा। n प्लस l की वैल्यू देखते हैं। जैसे कई बच्चे अपने दिमाग लगा रहे हो सर यहाँ पर डायरेक्ट ही n की वैल्यू देख लो, n प्लस l की, यहाँ पर भी 1s 2s है, 1s 2s है, तो इसमें n की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कम है, तो पहले इसमें जाएगा, सही है, फिर इसमें जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करोगे? देखो यहाँ तो n की वैल्यू सेम होगी, और यहाँ क्या करोगे? यहाँ तो n की वैल्यू ये ज़्यादा है, ये कम है, तो पहले इसमें क्यों नहीं जाए? n की वैल्यू कम होती है तभी इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, ये जरूरी नहीं है हर बार, ये तब सही है जब n प्लस l की वैल्यू से। क्लियर हो जाए? n कुल मिला करके आपको पहले n प्लस l की वैल्यू चेक करनी है बस। वो अगर अलग आ रही है तो कोई झंझट नहीं है, जैसे यहाँ अलग अलग आ गई तो इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। लेकिन अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाती है तो प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है। फिर अपन को n की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भेज, जिस एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो अब अपन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कवर करने की ट्राई करेंगे। क्वांटम नंबर के यूज से जितने भी एलिमेंट 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए, उनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने की कोशिश करते हैं। देखो n प्लस l रूल अप्लाई करो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी s आएगा तो s के अंदर एक बॉक्स होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, s सबशेल या s एनर्जी लेवल। जैसे 1s1 और 1s2, तो यहाँ पर क्या है? s एनर्जी लेवल है। 1s1 हाइड्रोजन एलिमेंट को कवर करता है, 1s2 हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 एलिमेंट को कवर कर रहे हैं। जब p आएगा तो p में कितने होंगे? p में 3 बॉक्स होंगे, और हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम एक एक करके, फिर उसके बाद पेयरिंग, तो 6 आ सकते हैं। तो p जहाँ आएगा वो 6 एलिमेंटों को कवर करेगा। जैसे अगर तुमने पढ़ा हो ध्यान से, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये कार्बन का। ये कितना है? ये किसका है? सॉरी बोरोन का। ये किसका है? कार्बन का। ये किसका है? नाइट्रोजन का। ये किसका है? ऑक्सीजन का। ये किसका है? फ्लोरीन का। ये किसका है? नियोन। तो p के अंदर कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 तक आ सकते हैं। 6 आगे 6 एलिमेंट कवर होंगे। d में कितने बॉन्ड्स होते हैं? कितने ऑर्बिटल होते हैं? निकालने का तरीका क्या है पता है ना? कितने ऑर्बिटल होते हैं टोटल? n² किसी शेल में, और किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2l+1। l की वैल्यू सबके लिए जानते हो तुम, p के लिए 1 होती है, 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 बॉन्ड्स। d के लिए l की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो ये एक्चुअली में 10 इलेक्ट्रॉन कवर करते हैं, पाँचों बॉन्ड्स मिलकर 10 एलिमेंट कवर करेंगे, और f वाले 14 एलिमेंट कवर करेंगे। तो जहाँ s आ जाए वहाँ 2 एलिमेंट कवर होंगे, p वाले 6 एलिमेंट कवर करेंगे, d वाले 10 और f वाले 14। इस चीज़ को ध्यान रखना बस। अब 118 एलिमेंट अपन कवर करते हैं n+l रूल अप्लाई करके। ठीक है, ये आपको 9th-10th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप करते हैं अपन। ठीक है, तो ज़रा आप देखना किस तरह से मैं करने वाला हूँ। देखो
यहाँ मैं लिख देता हूँ एस सब शेल, यहाँ लिख देता हूँ मैं पी सब शेल, यहाँ लिख देता हूँ डी और यहाँ लिख देता हूँ एफ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अपन एन की वैल्यू 1, यहाँ लिखते हैं एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 7। दिख रहा बोर्ड 7 तक? ठीक है, चलो थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 आ जाएगी। पर अभी 8 तक जाने की जरूरत नहीं है, 118 एलिमेंट कवर हो जाएंगे 7। एल की वैल्यू पता ही है, एस के लिए 0, पी के लिए कितनी होती है 1, डी के लिए कितनी होती है 2 और एफ के लिए कितनी होती है 3। अब जरा चलो, जब एन की वैल्यू 1 है तो एस की सिर्फ एक वैल्यू बनती है 1s, पी की कोई वैल्यू नहीं बनती, क्योंकि 1p 1d और 1f नहीं होता, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल, दूसरे शेल में एस होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे शेल में एस होता ही है और दूसरे शेल में पी भी होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। डी और एफ नहीं होते दूसरे में, तो छोड़ देंगे। तीसरे शेल में एस होता ही है, पी होता ही है, जो एक बार शुरू हो गया वो स्टार्ट हो जाएगा, और डी भी होता है, एफ नहीं होता। चौथे शेल में कौन सा होता है, एस, चारों आ जाते हैं, पी, डी और एफ। ठीक है, यहाँ पर अपन इनको सर्कल्ड कर देते हैं। क्लियर है? पांचवें शेल में सारे होंगे 5s, 5p, 5d, 5। छठे शेल में 6s, 6p, 6d, 6f। सातवें शेल में 7s, 7p, 7d। ध्यान आराम से तसल्ली से n+l रूल लगाना। n की वैल्यू चेक करो 1, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, समझ गए ना? तो n+l की वैल्यू कितनी होगी, मैं सीधा लिख देता हूँ। n+l की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, n+l की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ये n+l की वैल्यू लिखी हुई है नीचे 3। तो देखो इस लाइन में जो n की वैल्यू है वो n+l की वैल्यू है, रीजन l की वैल्यू 0 है। 4, 5, 6, 7, ये n+l। यहाँ p वाली लाइन में एक बढ़ा के लिख दो, l की वैल्यू 1 है तो 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है? यहाँ 2 बढ़ा के लिखो, 3 और 2 5, एल की वैल्यू 2 होती है डी के लिए, 6, 7, 8। यहाँ 3 बढ़ा के लिखो, 4 और 3 7, 8, 9, 10। सबसे छोटी वैल्यू चेक करो n+l की, 1s, सब 1, और सबसे बड़ी वैल्यू है 10, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और सबसे लास्ट में कहीं वहाँ तक तो पहुँचने की जरूरत नहीं, इससे पहले हमारे 118 एलिमेंट कवर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले चला जाए 1s। ठीक है, लिखते रहिए। 2 एलिमेंट कवर हो गए, s जब आ जाता है 2 एलिमेंट कवर होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। उसके बाद किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, एक के बाद 2 आता है, 2 ही वैल्यू, 2 के बाद फिर 3 वाली 2 वैल्यू। ठीक है, 2s में चला। उसके बाद किस में चला गया 2s, 1s में, उसके बाद 2s। ठीक है, क्लियर है? 2s के बाद अब 2 रास्ते, 2p में जाए कि 3s में जाए, दोनों के लिए n+l की सेम है। अब n+l की वैल्यू सेम हुई तो अब n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, यानी पहले किस में जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s, 2p में 3s। ठीक है, अब देखो 3p 4s, n+l की वैल्यू 4 है, यहाँ 4 है, तो पहले 3p में फिर 4s, 3p में एंड देन 4s। उसके बाद देखो 5 वाली 3 वैल्यूज दिखाई दे रही है, 3d 4p 5s। n की वैल्यू चेक करो, सबसे कम 3, 4, 5, यानी इस तरह बनेंगे 3d 4p और 5s। ठीक है, उसके बाद जब 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s। ठीक, उसके बाद चेक करो 4d 5p 6s, इनके लिए 6 6 6 आ रही, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। ठीक है, इसके बाद n+l की वैल्यू 7 देखो, 7 7 7 7 4 बार आ रही,
तो पहले 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में और फिर 7s। ठीक है, यानी पहले 4f में, फिर आएगा 5d में, फिर आएगा 6p में, फिर आएगा 7s। उसके बाद देखो, उसके बाद 8 8 8 वाली 3 वैल्यू, अगर यहाँ 8s लिख दूँ तो इसके भी 8 हो जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं तक कहानी कंप्लीट हो जाती है। 5f 6d और यहाँ तक 5f 6d 7। अब तुम सोचो सर इनकी ज़रूरत क्यों नहीं है आगे वालों, क्योंकि यहाँ तक आते ही 118 एलिमेंट हो जाते हैं हमारे कवर। उसके बाद एलिमेंट अभी डिस्कवर ही नहीं हुए, होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन 8s में जाएगा, उसके बाद फिर 6f की बारी आएगी, फिर 7d की, फिर 8p की, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना? तो इस तरह से ये होता है। ऐसे याद आ रहा है कुछ, ऐसे पढ़ा है आपने? ठीक है, अब ज़रा चेक कर लो, 118 एलिमेंट हुए नहीं हुए। एस पे 2 हो गए, 2 हो गए, फिर से 4, 6 हो गए, 10, 2 हो गए 12, 6 हो गए 18, 2 हो गए 20, फिर 10 हो गए 30, 6 हो गए 36, 36, फिर 38, 48, 6 हो गए 54, 56, 14 हो गए, एफ आ गया 70, 10 हो गए 80, 86, 90, सॉरी 88, 102, 112, 10 हो जाएंगे, और 116, सॉरी 118, 112 यहाँ हो गए थे, 118 यहाँ हो जाएंगे, कंप्लीट हो गया। अगर 119वां एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ? 7p के बाद 8s में। ये प्रेडिक्ट कर सकते, तो मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ 138वें नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कमेंट करो, 138वें नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एनर्जी लेवल का नाम लिखना। 130वें नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 120वें नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 150वें नंबर का इलेक्ट्रॉन। कमेंट करके बताओ कहाँ जाएंगे इनके। क्लियर है? चलो नोट कर लो इसको। और अब जल्दी से देख लेते हैं अपन नोड, लास्ट टॉपिक फाइनल। नोड क्या है? नोड वैसे मैंने आपको बता दिया था, ऐसे स्पेस होते हैं, ठीक है, ऐसे स्पेस होते हैं किसी एटम के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, उसे नोड बोलते हैं, या नोडल प्लेन्स या नोडल सरफेस बोलते हैं। नोड, फाइनल टॉपिक, नोड या नोडल प्लेन, नोडल सरफेस। द स्पेस in atom in which the space in atom in which electron finding possibility, electron finding probability, we can say इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी इज 0, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉन। इसकी ट्रिक है, ऐसा स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसी सरफेस जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे नोड बोल, कॉल्ड नोडल सरफेस। ये 2 टाइप की होती है बच्चों, 2 टाइप। एक को बोलते हैं एंगुलर नोड, एंगुलर नोड कौन सी नोड होती है मैंने आपको बताया था? प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होती है ये नोड, ठीक है। और दूसरी होती है रेडियल नोड। रेडियल नोड कहाँ होती है? प्रेजेंट बिटवीन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स जो होते हैं इनके बीच में होती है, या एनर्जी लेवल्स के बीच में होती है। जैसे पहला ऑर्बिट है, फिर दूसरा ऑर्बिट है, तो उसके बीच में नोड होगी, दूसरे और तीसरे के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कंटिन्यू थोड़ी होता है। बोर ने भी बताया था इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू थोड़ी होते हैं, बीच बीच में गैप होते हैं, तो वो गैप्स रेडियल नोड हो। और ऑर्बिटल के अंदर कोई गैप बन रहा है तो वो एंगुलर नोड है। ऑर्बिटल वाले गैप मैंने आपको सिखा दिए थे जब मैंने आपको शेप बताई थी, ध्यान है। एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है, एंगुलर नोड कितनी होती है? एंगुलर नोड की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल। एल की जो वैल्यू होती है वही एंगुलर नोड की वैल्यू, मतलब समझो एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ, 4 सबशेल से 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। तो एंगुलर नोड कितनी होगी? यहाँ एल की वैल्यू 0 है एस के लिए, पी के लिए 1 है,
डी के लिए 2 है, एफ के लिए कितनी है 3। ठीक है, एंगुलर नोड को प्लेनर नोड भी कहा जाता है क्योंकि प्लेन बनता है यहाँ पर, प्लेनर नोड। ठीक है, एल की वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड कितनी होंगी 0 एंगुलर नोड। एस ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड होती, रीजन क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस पर मिलता है, तो ऑर्बिटल के अंदर ऐसे कोई जगह नहीं बनती जहाँ इलेक्ट्रॉन ना मिले, बताया था मैंने, क्लियर है। तो इसीलिए एंगुलर नोड 0 होती है। पी के अंदर एक फेस, एक ऐसा प्लेन मिलता है, जैसे पी एक्स ऑर्बिटल है तो इसके अंदर वाई जेड प्लेन होगा, बताया था ना, पी वाई के अंदर एक्स जेड प्लेन होगा, तो इसके अंदर एक एंगुलर नोड मिलेगी। एल की वैल्यू 2 है डी के अंदर, तो दो है तो 2 ही एंगुलर नोड मिले, 2 एंगुलर नोड। एल की वैल्यू 3 है तो 3 एंगुलर नोड, क्लियर है। तो किसी ऑर्बिटल में जितनी एल की वैल्यू है उतनी एंगुलर नोड। ठीक है, अब रेडियल नोड कैसे पता चलती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, तो पहला शेल तो 1s होता है, उसके बाद गैप आता है, फिर दूसरा शेल होता है, 1s है ये और ये 2s है, तो 1s और 2s के बीच में एक रेडियल नोड है, तो ये रेडियल नोड जो है, रेडियल मतलब ये तो देखो रेडियस बन रही है पूरी, रेडियल नोड। 1s और 2s के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होगा, तो रेडियल नोड है। तो 1s और 2s के बीच में जो रेडियल नोड है वो 1s की नहीं है, 2s की है, तो 2s के लिए एक रेडियल नोड होगी। अब 3s के लिए कितनी रेडियल नोड होगी, ये देखो 3s यहाँ आएगा, तो 3s रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है, तरीका होता है, मतलब फॉर्मूला तो क्या तरीका होता है कि जो एनर्जी लेवल जहाँ पर है, जहाँ से वो शुरू हो रहा है, देखो 1s से शुरू हो रहा है, तो वहाँ से लेके और जिसकी बात हो रही है 3s की, वहाँ तक के बीच में कितनी जगह ऐसी आई जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो न्यूक्लियस से लेके और 3s के बीच में कितनी बार ऐसी जगह आई, 1 बार 2 बार, तो 3s के लिए रेडियल नोड 2 होंगी। यानी रेडियल नोड क्या होंगी, जो ये n की वैल्यू दिखाई दे रही है इससे 1 कम कर दो। 1s के लिए रेडियल नोड कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 माइनस 1 0 आएगी, सॉरी 2s के लिए 1 आएगी, 3s के लिए 2 आएगी, क्लियर है। इस तरह निकालते हैं अपन। तो रेडियल नोड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है अपन को, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नोड इक्वल टू एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद, ठीक है। और टोटल नोड कितनी होती है n-1। टोटल नोड हमेशा n की वैल्यू देख के निकलती है, n-1। एंगुलर नोड l के बराबर होती है, तो रेडियल नोड कितनी बची बताओ, रेडियल नोड कितनी बची। अगर टोटल नोड n-1 है, एंगुलर नोड l है, तो रेडियल नोड कितनी बची, टोटल नोड माइनस एंगुलर नोड। रेडियल नोड कितनी बचेंगी, टोटल नोड में से एंगुलर नोड को घटा देंगे, यानी n-1 माइनस n। तो समझ में आ रहा है, n-1 माइनस, ठीक है। तो रेडियल नोड यहाँ पर निकाल सकते हैं अपन, जैसे रेडियल नोड कैसे निकालूंगा मैं, 3s की रेडियल नोड कितनी होगी, रेडियल नोड 3s के लिए रेडियल नोड कितनी होगी, तो चेक करो, n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 0, फॉर्मूले में रखो n-1 माइनस n, रेडियल नोड निकाल के फॉर्मूला लिख देता हूँ n-1 माइनस n, ठीक है। तो n कितना है, देखो 3 है, माइनस 1 करना है, 3 माइनस 1, माइनस l क्या है 0 है, l क्या चीज़ है, एंगुलर नोड होती ही नहीं है इसके लिए, तो जितनी भी नोड होती है टोटल वो सब रेडियल ही आएंगी एस के लिए। जब भी एस की बात करेंगे तो एंगुलर नोड तो होगी नहीं, तो रेडियल नोड और टोटल नोड बराबर आएंगे एस के लिए, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2 आएंगे, ये मैंने बताया था आपको, 3s है तो इसके लिए एक ही है, एक ये 2 बार ही तो ऐसा स्पेस है, तो 2 रेडियल नोड इस तरह से निकाल सकते। और आप निकाल लो 4p के लिए रेडियल नोड निकालो, रेडियल नोड, तो 4p के लिए रेडियल नोड कितनी होगी चेक करते हैं, n-1 माइनस n की वैल्यू 4 है, -1 माइनस l की वैल्यू 1 है, मतलब ये तो क्या है, देखिए ये तो टोटल नोड है 4 माइनस 1, ये तो टोटल नोड 3 नोड है इसके अंदर। अब उनमें से रेडियल नोड कितनी है, 3 में से एंगुलर नोड घटा दो, एंगुलर नोड है क्या, पी के अंदर एक ही तो होती है, तो 2 रेडियल नोड, 2 रेडियल, इस तरह से। तो इसको नोट कर लो, ये है आपका नोड का कॉन्सेप्ट।
अब ये क्वेश्चन लिख लो, फिर आपके ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखो, फाइंड टोटल नोड कॉमा एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। किस किस में? 4s, 3d, 4f, 1s, 6s, 6p। इनके अंदर आपको टोटल नोड बतानी है, 4s के अंदर, हर एक के अंदर बतानी है, टोटल बतानी है, एंगुलर रेडियल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट चैप्टर, जिसमें अपन ने अप्रॉक्सीमेटली सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। क्लियर है? इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।